वरकत ओके। ये हमारा जो टास्क 6 था उसकी मतलब सब कैटेगरी हम इसे कह सकते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि आइडियोलॉजी क्या होता है, या इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में हम पहले जान सके था, और बाद में उसका जो फर्दर है बाद में हमें ये समझ आ सके कि हम किन आइडियोलॉजीज का हिस्सा है, मतलब हमारे ऊपर कौन सी चीजें जो है इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और इस्लाम में अगर हम हैं तो ये जो है इसके फर्दर मतलब कैटेगरीज हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वो। अ, वो हम आइडियोलॉजी को मतलब अभी हमारा ये टास्क 6 की पहली मीटिंग है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ही मोस्टली कर रहे होंगे कि हमें थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए कि आइडियोलॉजी क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स की इनकी पहले हमें डेफिनेशंस क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर सकें। तो फरीहा, कैन यू अनम्यूट प्लीज? जी। ओके, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप खुद ही स्क्रीन शेयर कर देंगे या मैं ही वो आपका जो था वो शेयर कर? अ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके। प्रिया का माइक तो ऑन है बट आवाज नहीं आ रही। जी। नहीं फरीहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने ऑडियो ज्वाइन की है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही। जी। ओके। सो आइडियोलॉजी, मूवमेंट एंड देन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को हमने डिफाइन करना था ब्रीफली, और कुछ उसकी एग्जांपल्स देनी थी हिस्ट्री से। सो आइडियोलॉजी, मिस रुखसार अगर प्लीज आप शेयर कर दें कंटेंट, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इसको फोन पे कर रही हूँ और मुझसे शेयर नहीं हो रहा कंटेंट। जजाकल्ला। सो बेसिकली हम सबसे पहले आइडियोलॉजी को डिफाइन करेंगे, उसकी कुछ हिस्ट्री में से एग्जांपल्स दी हुई हैं। और इसके बाद मूवमेंट क्या होती है, फिर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स क्या होती हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स की। आइडियोलॉजी बेसिकली हमारे पास कुछ आइडियाज, कुछ बिलीफ होते हैं, जिसको उर्दू में हम अकायद कह सकते हैं, जिसकी बेस पे कोई भी सोसाइटी में रिफॉर्म्स की जाती हैं। ठीक है, उसको लेके लोग उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोगों में मोमेंटम ऐड करने के लिए बेसिकली आइडियोल एक उनके पास एक थेरी होती है। जैसे सबसे बड़ी हमारे पास तो एग्जांपल है कि पाकिस्तान बनने की, कि कायदे आजम और इलामा इकबाल के पास जो आइडियोलॉजी थी टू नेशन थेरी की, उन्होंने उसको बेस किया और फिर एक अलग उन्होंने मुल्क का मुतालबा किया कि हम एक ऐसी नेशन है जो कि हिंदुज के साथ में रह सकते हैं। सो उसकी बेस पे हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट उन्होंने बिल्ड की। सो set of ideas, beliefs and attitude consciously or unconsciously held, which reflects and or shapes understanding or misconception of the social and political world. इसकी जो हिस्ट्री में से हमें कुछ काफी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल जो हम यहाँ पे कोट करेंगे उसमें से पहली है लिबरलिज्म। जो
ये आइडियोलॉजी बेसिकली ये कहती है कि हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो उसको एटलीस्ट मिनिमम फ्रीडम दी जाए, और उस फ्रीडम में जो उसके बेसिक राइट्स हैं वो ये है कि गवर्नमेंट उसके हकूक को सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और इसके अलावा उसको डिफेंस प्रोवाइड करे। ये उनके मेन की पॉइंट्स थे लिबरलिज्म थेरी या उसकी आइडियोलॉजी के पीछे। जो नेशन है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो उसको डिफेंस प्रोवाइड करे, और अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स अगर बाहर से कुछ हमला होता है तो वो ये उसकी गवर्नमेंट का वो है कि गवर्नमेंट ने उसको ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करे कि वो लॉज बनाए जो कि सिटीजन को प्रोटेक्ट करे कुछ भी इंटरनल रॉन्ग डूइंग से, और इसके अलावा कुछ इस तरह के लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों जो कि इन चीज को, कॉमन लॉज को इंश्योर करें। और इसके अलावा पब्लिक इंस्टीट्यूट बिल्ड करे, रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट बिल्ड करे, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी यूजुअली जो इसका मीनिंग वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड्स, डेमस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटस विच मीन्स रूल, इन दोनों से निकला है डेमोक्रेसी। और इसको इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट which is in the hand of people and people have the authority to deliberate and decide legislation, which is called direct democracy, or they have a right to choose governing officials to do so। मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है कि वो उनके पास राइट होता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू लोगों को चूज करें, और वो फिर आगे से उनके लिए लॉज बनाएं और उनके लिए काम करें। ओके, सो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और वो एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है जो कि कहती है कि जो मेजर रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिक सारी सोसाइटी में है मेजर रिसोर्सेज, वो गवर्नमेंट ओन करेगी। वो किसी भी, ताकि बेसिकली कम्युनिज्म के पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि सोसाइटी में से क्लास सिस्टम एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, और इक्वली लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो इन सब रिसोर्सेज की। नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली आइडियोलॉजी को लेके हमने थोड़ा सा किया। इसके बाद मूवमेंट है। मूवमेंट हमारे पास बेसिकली प्रोसेस, अगर हम इसको बिल्कुल लिटरल इसका मीनिंग देखें तो वो है प्रोसेस ऑफ मूविंग, यानी कि मूव करना। और अगर हम इस सेंस में जहां जैसे हम देख रहे हैं तो बेसिकली एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड एक्टिविटीज होते हैं जो कि किए जाते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल। और अगर हम इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की बात करें तो उसकी जो डेफिनेशन हमें मिलती है दैट इज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट is a collective and organized effort by a group of people. They are usually scholars, thinkers, or intellectuals. They come together and promote and advance particular ideas, philosophies, ideologies, and theories. So वो कुछ theories, और ideas और आइडियोलॉजीज या फिलोसफीज पे काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और एफर्ट करते हैं कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करें उन आइडियाज की बेस पे, उन आइडियोलॉजीज और थेरीज की बेस पे, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती है कि जो सोसाइटी में जो कल्चरल और इस तरह की पॉलिटिकल या नॉर्म्स होती हैं उनके अगेंस्ट भी यूजली होती हैं, और कुछ इसको मतलब प्रमोट करने के लिए भी ये यूज होती हैं, लेकिन अगेन इनका बेसिकली ये किसी एक, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी फरिया, आपकी आवाज जी आ आ रही रही है। है। ओके, सो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स की बात कर रहे थे हम। इनके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, फिलोसफिकल मूवमेंट्स होती हैं, लिटरली मूवमेंट्स होती हैं, साइंटिफिक मूवमेंट्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, और सोशल हो सकती हैं। और इसके अलावा जिसकी एग्जांपल्स मुझे तो कुछ हिस्ट्री में से मिली हैं, सबसे पहले इनलाइटमेंट है। 17 एंड 18 सेंचुरी की ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, और इनका एम्फेसाइज था रीजनिंग पे, साइंस पे बेस करता था, ठीक है। और इनका जो इनके की कैरेक्टरिस्टिक इस मूवमेंट के थे वो ये थे कि बेसिकली ह्यूमन नेचर जो है वो रीजन के थ्रू उसकी अपनी पावर को यूज करे, और इस जो हमारी जो ये नेचुरल वर्ड है इसके सारे जो ट्रूथ और इसके जो सारे व्हाट यू कैन से इज जो भी इसके सारे लॉज हैं उसको समझने की कोशिश करे, ठीक है। उन्होंने साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस कराया, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया कि उसके जरिए आप नॉलेज गेन करें। और उसके अलावा उन्होंने कोशिश की कि हर जो हमारे पास
लाइक आपके पास अगर फिलोसफी या पॉलिटिक्स है, जो भी वॉक ऑफ लाइफ है, उसमें आप रीजनिंग, रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर आए। इसके अलावा जो उनका सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज अगेन साइंटिफिक इंक्वायरी। हर चीज को एम्पेरिकल एविडेंस के साथ, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ उसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करें, उस और नॉलेज, और उसके बाद सुपरस्टिशियस जो आपके बिलीफ हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, उनको उन्होंने बेसिकली दे कंसिडर दैट वॉइड, और उन्होंने कहा कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे चीजों को आगे लेकर आए। एंड देन दे टॉक अबाउट individualism and human rights, and they emphasize that inherent worth and rights of individual। ये उनके जो मूवमेंट थी उसमें ये भी था कि इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको वो मिलने चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारा कुछ, ये इन सब चीजों ने, इन सब टर्म्स ने प्रोमिनेंस पकड़ी इस पीरियड में, ये प्रोमिनेंट टर्म्स थी। इसके अलावा जो एक और इनका वो था कि आप कह सकते हैं थीम था, दैट वाज सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। बेसिकली इन्होंने इस चीज को एडवोकेट किया कि रिलीजियस फ्रीडम है और होनी चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए। सेकेंडली स्टेट और रिलीजन, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सो बेसिकली दे ट्राइड के जो रिलीजियस पीपल हैं या रिलीजियस क्रीड है, वो गवर्नेंस से के मैटर्स को इतना इन्फ्लुएंस ना करे, और इसके अलावा टॉलरेंस हो टुवर्ड्स डिफरेंट बिलीव्स और डिफरेंट कल्चर, उसको प्रमोट करने की उन्होंने कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, दैट इज रोमांटिसिज्म। ये उसके रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं आई है कि इन्होंने एम्फेसाइज किया, रादर देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह सारा कुछ, दे एम्फेसाइज ऑन इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन और इस तरह की चीजों पे, ठीक है। सो इनके जो की टर्म्स थे वो था कि बेसिकली इमोशनल एक्सप्रेशन और उसकी पावर पे, इमेजिनेशन की पावर पे इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया। आर्टिस्ट और राइटिस्ट उस टाइम के बहुत ज्यादा, उनकी उनकी जो सारी राइटिंग्स हैं और उनका जो सारा कुछ है, उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को लेके बहुत सारा कुछ लिखा और बहुत सारा कुछ आगे आइडियाज दिए, ठीक है। इसके अलावा जो इनका सेकंड, दैट वाज अप्रिसिएशन ऑफ नेचर। रोमांटिक्स हैड profound love for nature and saw it as a source of inspiration, beauty and spiritual renewal। सो अगेन जैसे हम स्टार्ट में मैंने कहा, नेचर और उससे रिलेटेड जो सारी चीजें थी, उनको उन्होंने ब्यूटी और इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन, इन चीजों पे उनका एम्फेसाइज था। देन दे टॉक्ड अबाउट the romantic movement talked about individual and their unique experiences and emotions. So they told that every individual had their unique experiences and their emotions, और personal feelings को उन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू किया। अच्छा, इन्होंने रिजेक्शन की इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की। उस टाइम के पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर रही थी और सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे थे सोसाइटीज में, तो उन्होंने उसको क्रिटिक किया कि उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, और हमारा जो नेचर से कनेक्शन हो रहा है और जो ट्रेडिशनल हमारे सारा कुछ है, उसकी वजह से जो ये सारी मतलब जो ये सारी रेवोल्यूशन हो रही है, उसकी वजह से नेचर से इंसान बहुत दूर है। तो उन्होंने इस पे एम्फेसाइज किया और उन्होंने उस आइडिया को, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के आइडिया को रिजेक्ट किया। थर्ड वन इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म 19th एंड 20th सेंचुरी की एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, और इसका जो पीक था, दैट वाज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। इट वाज अगेन अ लिटरेरी, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, और इनके जो मेन फीचर्स थे, दैट वाज रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। they break away from the conventions and establish norms of the past. They challenge the traditional forms of art, literature and culture. So basically इन्होंने, although they were, it was all about artistic and literary movement, लेकिन उसमें उन्होंने मॉडर्निज्म इंट्रोड्यूस करवाया जो ट्रेडिशनल वे से उनको चैलेंज किया। देन दे इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने कहा कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, रादर देन आप ट्रेडिशनली चीजों को लेकर चलें। आप जो जो आपके पास डिफरेंट चीजें, नए स्टाइल्स, नए टेक्निक और नए आइडियाज को आप एक्सप्लोर करें और इस पे काम करें। देन दे एम्फेसाइज्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से उन्होंने ये बताया कि हर एक का इंडिविजुअल परस्पेक्टिव होता है, और फिर उस चीज को सब्जेक्टिव लेके चले कि किस तरह हम सब्जेक्टिव टर्म्स की किस तरह इंपॉर्टेंस होती है, और उसको लेकर उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। एंड देन अर्बन लाइफ के साथ उनका ये था कि जैसे सिटीज ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो दे ऑफन डिपिक्टेड अर्बन लाइफ कैप्चरिंग एंड बस्टलिंग, chaotic
life and sometimes isolating nature from modern urban लैंडस्केप. सो बेसिकली उनका यही थीम था. अगेन जैसे हमने प्रीवियस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को डिफाइन किया कि ऑल्दो ये सब कुछ रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अगेन नेचर जो है उससे ये चीज वो दूर करेगी एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को. सो ये इनका एम्फेसाइज था. ये कुछ बेसिकली आइडियोलॉजीज और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स को लेकर इंट्रोडक्शन और इनकी एग्जांपल्स थी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फरीहा. ओके, हमने जैसा कि अभी मतलब उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने देख लिया कि इंटेलेक्चुअल मतलब कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि जिसमें इतनी पावर होती है कि उस जो मैसेज होते हैं ना, मतलब जो आम आवाम होती है वो सबको कॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो हमने हिस्ट्री में इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी कि मतलब लोगों ने किस तरह से इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स की, कौन कौन सी आइडियोलॉजीज थी जो उस टाइम पे जो वर्क कर रही थी और उन्होंने इम्पैक्ट भी छोड़ा. इवन कि अभी तक हमारे ऊपर भी उन आइडियोलॉजीज का इम्पैक्ट चलता आ रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के यहाँ पे हमने ये चीजें डिस्कस की, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म. ओके, द नेक्स्ट इज के अच्छा तब मतलब हमने हिस्ट्री में से तो इसके एग्जांपल्स देख लेना, तो क्या अभी भी मतलब इंटेलेक्चुअल वारफेयर या कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जिनके हम अंडर इन्फ्लुएंस हैं, वो इस तरह के कौन से आइडियोलॉजीज? तो to Lipna, you can unmute now. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आवाज आ रही है सबको मेरी? वालेकुम जी आ रही है. अस्सलाम. जी आ रही. जी तो मुझे जो आज सब्जेक्ट मिला वो ये है कि क्या आज भी जो इंटेलेक्चुअल वारफेयर इज गोइंग ऑन और नॉट. तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये कुरान की आयत से इंशाल्लाह इसका सबूत दूंगी कि वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू. कि ये जो काफिर लोग हैं ये हमेशा और हमेशा आपसे किताल करते रहेंगे. मतलब अपनी साजिशों को और अपनी साजिशों के जरिए और अपनी जो है वो अ, अ, उसके जरिए चालों के जरिए वो आपसे किताल करते रहेंगे. हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू. यहाँ तक कि वो आपको आपके दीन से हटा दें अगर वो इस चीज पे कादिर हों तो. ठीक है. तो इस बात से हमें ये सबूत मिलता है कि जी हाँ इंटेलेक्चुअल वारफेयर जो आज भी जारी है. और लेकिन अगर हम मौजूदा दौर में की गई फिक्री जंगों के तरीकेकार और असालीब पे गौर करें तो वो हमें पता चलेगा कि वो बिल्कुल माजी में की गई जंगों की तरह ही होती हैं. जैसे माजी में हम देखते हैं, अगर हम सीरत पे जाकर देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे और उसके बाद सहाबा की सीरतों पे भी देखें तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे इस्लाम जो है वो अपनी तरक्की की मंजिल तय कर रहा था और जैसे जैसे इस्लाम में जो है वो उसको तरक्की मिली थी और उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा दीन में दाखिल हो रहे थे, तो जो नॉन मुस्लिम थे और जो उस चीज से जेलस हो रहे थे इस्लाम की तरक्की से, तो वो उसके लिए प्रोपेगेंडा तैयार करते थे और बकायदा उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाती थी. अबू जहल और अबू लहब और कुफार मक्का जो थे वो भी इसी काम में लगे हुए थे. फिर जब हम मदनी जिंदगी में जाएं तो वहां भी हमें यही मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ जो है और उनकी जो चल रही थी एक उनकी जो तहरीक चल रही थी उसके खिलाफ वहां जाके जो है यहूद जो है वो आपस में कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई इसको अब कैसे रोका जाए, अब ये प्लान किया जाए, अब ये प्लान किया जाए, अब ऐसे इनको रोका जाए, अब ऐसे. और ये जो जंगें थी ये इंटेलेक्चुअली थी, ये ना कि ये मतलब उसमें नहीं थी हो रही है, हथियारों वाली जंगें नहीं थी सारी. ठीक है. तो इसी तरह हम आज भी देखते हैं कि वही लहजा और वही इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए जो है आज भी दुश्मनाने इस्लाम जो है वो और बातिल कुव्वतें वो इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और अपने मुख्तलिफ तौर पे वो अपने इसमें आजमा रहे हैं, हरबे आजमा रहे हैं. और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप जो फिक्री जंग की वसअत और इसके कभी दर बनाने के लिए कॉन्फ्रेंसेज सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं वहाँ पे. और वहां से फिर जो मुहिम निकलती है कि अब हमने इस तरह से करके हमला करना है मुसलमानों पे, इस तरह करके इनकी जो है वो आइडियोलॉजी को खराब करना है. और ये जो हम देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, उनको जरा हम एक दफा नजर से गुजार लेते हैं. वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हम इस टाइम जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो इंटेलेक्चुअल वारफेयर के अंदर फंस रहे हैं और किस किस तरह वो जो है हरबे हमारे अंदर चला रहे हैं. ठीक है. तो इसमें इस्लाम के खिलाफ इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस्लाम के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है.
कि असल इस्लाम को नहीं पेश किया जा रहा, बल्कि इस्लाम की जो भी तालीमात हैं और उसको घड़ 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 के और उसके खिलाफ बातें कर करके उसको जो है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि इस्लामोफोबिया को जो है वो हेलो, मेरी प्रमोट आवाज किया आ जा रही रहा है? है। जी जी। अच्छा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी। मैंने आपको रोका इस वजह से है कि थोड़ा सा ना आप इसको स्पेसिफाई करें कि ये किसकी तरफ से किया जा रहा है। आया कि उन्होंने हमारे अंदर इस तरह के बंदे बिठाए हुए हैं, लोग बिठाए हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों को पैसे दे के करवा रहे हैं, या वहां पे कोई ऐसी बॉडी है, मतलब कि उन्होंने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो कि वो ये सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जी जी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि बंदा कौन है या लोग कौन है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रमोट करे? मैं जज़ाकल्लाह। आपको बताऊं, ये मैं डिस्कस करने जा रही थी, ये हमारे ही लोग हैं। ये हमारे ही लोग हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे अंदर से ही लोग हैं, लेकिन उनको वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। वो खुद अंदर से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अंदर से वो हमारे ही लोगों को इन्वॉल्व करके उनके आइडियोलॉजीज चेंज करके, उनके नजरियात, उनके फिक्र को चेंज करके ना। क्योंकि आप ये देखें कि इस टाइम ये भी इस चीज का ही एक हिस्सा है कि जो ईवानों में और इस टाइम हमारी हुकूमतों में लोग बैठे हुए हैं, वो भी तो देख लें आप, वहां से पढ़ लिख के आए हुए हैं ना। ठीक है ना। उन्हीं के मुल्कों से पढ़ लिख के आए हुए हैं और जो यहाँ पे आके कुछ कर रहे हैं। उसके बाद इसकी छोटी सी आप मिसाल देख लें कि जो 8 मार्च को निकलता है खवातीन का, ये जो होता है खवातीन मार्च होती है, वो जिसके जरिए से कि बहुत ज्यादा इस टाइम जो है वो आइडियोलॉजीज को चेंज किया जा रहा है और इस पे हमला किया जा रहा है, जो हमारी खास इस्लामिक आइडियोलॉजी, उस पे हमला किया जा रहा है। उसमें मेन जो है लोग, वो एनजीओ वगैरह होती हैं, शामिल होती हैं, जिनको कि पैसा दे के, ठीक है ना, और उनकी अमदाद करके तो उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बाज़ औक़ात वो आइडियोलॉजीज चेंज करते हैं, बाज़ औक़ात वो पैसे के जरिए, पैसे और अमदाद के जरिए जो है, एनजीओ के जरिए जो है वो आइडियोलॉजीज चेंज कर रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं, हमारे ही लोगों से वो काम ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। जी, तो अब अगला पॉइंट मेरा ये था कि इस्लाम को ये लोग कदामत पसंद और जाहिर पसमानदा करार दे के, तो इससे जो है वो नौजवानों को और अगली नस्ल को जो है वो इस्लाम से दूर कर रहे हैं। और इसमें भी हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे ही अपने ही स्कूल टीचर्स हैं और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट टीचर्स हैं और जो ये जो मतलब तालीम के जरिए जो है वो इस्लाम को ऐसे बताया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि जितने भी आजकल के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो ज्यादातर जो हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं, इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और इस्लाम की मुखलिस क़ियादत और किरदार और कारनामों को धूल तले दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक ये पॉइंट है कि इस्लाम को तंग नजरी और अदम बर्दाश्त का दीन करार दिया गया है। कि इस्लाम की तालीमात को जो है वो अपनी तरफ से आज़ादी दिखाते हैं वो लोग, और इस्लाम की तालीमात को तंग नजरी करार देते हैं, और नई नस्ल को लालच दे के गुमराह किया जा रहा है। जो नई नस्ल है हमारी, उसको तो मतलब बिल्कुल वो लोग अपने नजरियात में ढालने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है। और उनकी जहन साजी की जा रही है, और ये काम एकदम से नहीं हो रहा कहीं पे भी, ये बतदरीज हो रहा है। बतदरीज का मतलब ये है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। स्कूल से शुरू हो रहा है, स्कूल्स की बेसिक तालीमात से शुरू हो रहा है, और उसके बाद चलते 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 आगे कॉलेजेस तक और ज्यादा हो जाता है, यूनिवर्सिटी में जाके और ज्यादा हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक कि बिल्कुल वो लोग इस्लाम से दूर हो जाते हैं, हमारी नई नस्ल जो है। और मुसलमानों को जो है वो इक्तिसादी लिहाज से कमजोर करना, ये भी इसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। और उनको भूख और फुकर में मुब्तला करना, और फिर उस उनके ऊपर जो है वो अपनी जो है वो आइडियोलॉजीज उनको मुसल्लत करना। ठीक है ना। जब एक इंसान जो है या एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन की मुख्ताज हो जाती है,
और उनसे कर्जे ले लेके इन्होंने खा लेते हैं ये लोग। और उसके बाद फिर वो अपनी मर्जी से हर काम चला रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में जो भी काम होता है वो उनकी मर्जी से हो रहा होता है। और उसके बाद यह है कि मुसलमानों के दिलो दिमाग से जिहादी सोच और फिक्र को खत्म करना। और जिहाद को दहशत गर्दी के नाम पे जो है वो खत्म किया जा रहा है कि जिहाद को दहशत गर्दी करार दे के। और ये भी इस प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उनको भी पता था कि मुसलमान जब तक जिहाद करते रहेंगे तो तब तक वो हमारे ऊपर गालिब नहीं आ सकते। इसलिए वो उनके जहनों से जिहाद को ही निकाल रहे हैं। जिहाद का असल जो मफहूम था उसको निकाल रहे हैं। और बस अब ये यहाँ तक कि हमारे उलमा और जो हमारे मशाइख हैं और जो हमारे ये तंजीमों के बड़े बड़े हैं, ये भी इस चीज से निकल नहीं जी, जिहाद तो बस फिक्र का जिहाद है, जिहाद तो बस ये है कि आप दीन का काम करो, जिहाद तो अपने नफ्स का जिहाद है। इस तरफ लोगों को लेकर रहे हैं जो असल में जिहाद जिस पे के कुरान मजीद में जिसको जिहाद कहा गया है और कुताल कहा गया है बकायदा कुफार के खिलाफ, उस चीज को बिल्कुल मुसलमानों के दिमाग से खत्म कर रहे हैं। और नई नस्ल के दिलों में इस्लामी तर्ज जिंदगी और इस्लाम के तौर तरीकों को शुकुक व शुबहात में तब्दील किया जा रहा है। मतलब उनको असल इस्लाम जो है वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। सच्चे और असल इस्लाम की तालीमात को इस्लामी मुआशरे में भी से भी दूर किया जा रहा है और मगरबी मुआशरे तक भी पहुंचने से रोका गया है। इसीलिए इस्लामोफोबिया जो है वो फैल रहा है ना। क्योंकि अगर असल इस्लामी तालीमात और असल में जो हमारा इस्लाम है सच्चा, वो अगर वहां तक पहुंचे तो वो कोई भी ना उसको मतलब उसके खिलाफ आवाज उठे, क्योंकि वो तो एक दीन है सच्चा और आपको उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आएंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि यही जो मैंने बात पहले की है कि इस्लामी ममालिक में जो क़यादत है और जो हुकूमत है वो नाअहल और गैरों के हाथों में पले हुए अफराद को सौंपना। यही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असल में प्रोपोगेंडा उधर से ही आ रहा है सारा, ठीक है ना। लेकिन हथकंडे वो हमें ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही लोगों में से कुछ लोगों को चुन के लालच की बेस पे या उनके आइडियोलॉजी चेंज करके या उनके नजरियात को चेंज करके तो वो आगे प्रोमोट किए जा रहे हैं। वही नजरियात उन लोगों के जरिए आगे अवाम नास में प्रमोट किए जा रहे हैं और लोगों के जहनों को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। और इसमें ये जो यूनिवर्सिटीज के जो सिस्टम है, पता नहीं आप लोग इस चीज से एग्री करें या ना करें, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ही है। क्योंकि हमारा इस्लाम तो कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि एन उस टाइम जबकि नौजवान जो है अपनी मुखालिफ जिन्स के साथ अट्रैक्शन होती है उनको, एंड वो वाली उनकी उम्र होती है, ठीक है ना, एज उस एज ब्रैकेट में वो लोग होते हैं कि उनको जो मुखालिफ जिन्स है उसमें अट्रैक्शन हो रही है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया जाता है और वहां पे तालीम के नाम पे जो है वो अय्याशी कर रहे होते हैं। और उनको वहां पे मतलब कोई पर्दे का एहतमाम नहीं है उनके अंदर और कोई जो वो है सेपरेशन नहीं है उनके अंदर। और वहां पे से बुराइयां बहुत सी जो है वो जन्म ले रही हैं, बहुत सी। बल्कि जो लोग जो आप लोग जो बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या उससे वास्ता पड़ता है आप लोगों को, तो आप लोगों को तो बल्कि ज्यादा आइडिया होगा कि कौन कौन सी बुराइयां हैं जो कि वहां से नहीं निकल रही हमारी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ढेरों से ढेरों जो है वो तलबा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो वहां से पढ़ के निकल रहे हैं। लेकिन बहुत चंद एक है सिर्फ जो कि आगे जाके कुछ किसी का फायदा करने वाले हैं, या नेशन का, अपने मुल्क का, या मुसलमानों का, या अपनी अवाम का फायदा करने वाले हैं। बल्कि ज्यादातर तो नकारा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद ना वो दीन का फायदा कर सकते हैं ना वो दुनिया का फायदा कर सकते हैं, मुझे ये लगता है, मैं ऐसे समझती हूँ, ठीक है। और और अगर हम लोग देखा जाए ऑलराउंड तो मुझे यही नजर आ रहा होता है हम सबको भी, ठीक है। और इसके बाद एक चीज है कि नेशनलिज्म का नारा भी इसी फिक्री जंग का हिस्सा है कि बस अपनी अपनी फिक्र करो। और मजहब को जो है वो उससे दूर कर दिया गया है ना, हुकूमत से भी दूर कर दिया गया है और आम जिंदगी से दूर कर दिया गया है। अच्छा, एक थोड़े से पॉइंट्स हो रहे हैं इसमें जो मैंने इसमें ऐड किए हैं कि LGBTQ जो इसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। और इसमें जो सबसे खतरनाक चीज ये है कि इस टाइम पे मीडिया के जरिए, फिल्म और ड्रामा और एडवर्टाइजमेंट के जरिए मुस्लिम मुल्कों में इसको फैलाया जा रहा है। ये जो टॉयज आ रहे हैं बच्चों के, पपेट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ सेम उसी कलर्स के जिसमें कि ये जिस जो कि इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है उसी के जरिए आ रहे हैं, ठीक है ना।
और मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की होती है यहाँ पे कि एक मुस्लिम मुआशरे में, एक भोले भाले जहनों में, बिल्कुल मतलब जिनको इन बातों का नहीं पता, उनके अंदर इस बात को फैलाना, सिर्फ इस बात को डिस्कस करना जो है ना, वो बहुत बड़े फितने का बायस है। लेकिन इस टाइम हर बंदा जो भी इस्लाह करना चाह रहा है वो मजबूर है कि इस चीज को डिस्कस करे, क्योंकि एक बुराई आ गई है बाहर से। अब जाहिर है उसको खत्म करने के लिए उसको डिस्कस तो करना पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा फितना है असल में। अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आपको शायद समझा रही होगी कि मतलब एक बिल्कुल भोले वाले जहन में, एक बिल्कुल साफ पेपर के ऊपर, जिसको कि पता भी नहीं था कि ये मामला भी हो सकता है। अब हम छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो अगली नस्ल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अंडर 11 है, अंडर 12 है, लेकिन उनके सामने ये बातें जब रखेंगे तो उनको फिर ये पता चलेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए कि ये कितनी खतरनाक बात है, ठीक है ना। वो मामला बनना या कानून पास होने इसके बारे में, या फिर लोगों के नजरियात इस चीज के बारे में बनने, तो बहुत दूर की बात है। एक बच्चों के मासूमाना जहनों में ये बात सवार कर दी जाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फितना है। और इसके अलावा कुछ ये है कि हलाल और हराम का फर्क खत्म किया जा रहा है। ये जो बाहर से रेडीमेड बनी बनाई जो हमारी खुराक आ रही है, और इसके अलावा जो रिश्तेदारी में, मतलब जो इस्लाम जो है वो हमारा बिल्कुल इस चीज को नहीं कबूल करता है कि एक मर्द और औरत में जो है वो फ्रेंडशिप का कोई जो है वो हो सकता है कंसेप्ट हो रहा है। लेकिन इस चीज को ड्रामाज और फिल्म्स में और एडवर्टाइजमेंट्स में और मीडिया के जरिए इस चीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज के जरिए इतनी ज्यादा जो है वो इसको फैलाया जा रहा है कि भाई ये भी एक फ्रेंडशिप का भी एक रिश्ता होता है लड़की और लड़के के दरमियान की। तो अ, यही मेरा आज का था, जिसको मैंने थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं बात जो है वो अपनी पहुंचा सकी होंगी आप लोगों के दरमियान। जज़ाकल्लाह खैर। एक्सप्लेन किया है, चीजें क्लियर हुई है।